झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बना कर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही हो रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी? बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है? अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती
माँ, आप इतनी रात को यहाँ? बेटा वो पंडित जी का फोन आया था। आज काल रात्रि है, इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू। खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी, सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया, मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है। जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं। मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू। मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है। लता की 5 बहुएं थीं, जिनका नाम मानवी, रचना, कावेरी, रूपाली और रुचि था। जहां लता की 3 बहू बेहद गरीब घराने से ताल्लुक रखती थीं, वहीं बची हुई 2 बहू रूपाली और रुचि बेहद रईस घर से थी। लता की अमीर बहू के हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वह बड़े बड़े शादी में मेहंदी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कीमत मिलती थी। यही कारण था कि लता अक्सर अपनी 5 बहू में अमीरी गरीबी की दीवार गढ़ती रहती थी। माँ जी, मैं रूपाली शादी में जा रही हैं। आपको कल रात बताया था ना, आज हमें एक बहुत रॉयल घराने से मेहंदी लगाने का ऑर्डर आया है। अरे हाँ मेरी गुड़ी बहुओं, इतनी बड़ी बात मैं कैसे बिसार सकती हूँ। तुम दोनों आराम से जाओ। लता की दोनों बहुएं रुचि और रूपाली मेहंदी लगाने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रचना हाथों में चाय लिए लता के पास चलकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। लता चाय की पहली घूंट पीते ही बेचारी गरीब बहू पर बिगड़ पड़ती है। अरे ये चाय है कि चाशनी?
सारा शक्कर मेरी चाय की प्याली में उड़ेल दिया है। अरे पता है ना चीनी का भाव 40 के पार पहुंच चुका है। तुम गरीब बहुओं का हाथ बह गया है। मेरी दोनों बहुएं कितने मेहनत से मेहंदी लगाकर पैसे कमाती हैं और तुम ऐसे नुकसान करती हो। इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज की। अरे मेरे माथे पर खड़ी क्या है, चल भाग यहाँ से। ये पहली दफा नहीं था जब लता का गरीब बहुओं के लिए रूखा बर्ताव रहा हो। वह रोजाना अपनी बहुओं को गरीबी का ताना देते हुए उनके मन को छलनी छलनी करती थी। रचना रोते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी कावेरी कहती है, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या कहूँ जीजी, बस वही माँ जी के रोज के ताने बाने, उनकी तो पुरानी आदत हो चली है। जब तक हम बहुओं की गरीबी की हंसी न उड़ा ले, उनके पेट का पानी नहीं पचता। एक और तो माँ जी अपनी अमीर बहू रुचि रूपाली पर प्यार दुलार दिखाती रहती हैं और वहीं दूसरी ओर हम तीनों बहू को दुत्कारती रहती हैं। हमारे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव इसलिए क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं। क्यों न हम तीनों बहुएं भी मेहंदी लगाना शुरू करें, इससे हम अपने पैरों पर निर्भर हो सकती हैं। तब हम तीनों को ताने बाने नहीं सुनने पड़ेंगे और अपने शौक भी नहीं मारने पड़ेंगे। ख्याल तो उम्दा है। आज रात के खाने के वक्त माँ जी से इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में सांझ की बेला बीतने के साथ अंधेरा घिराता है। तीनों बहू खाना पकाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी लता की अमीर बहुएं भी कांधे पर बैग टांगे घर में पधार पड़ती हैं। अरे आओ आओ मेरी मेहनती बहुओं, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे तुम तीनों टुकर टुकर ताकती ही रहोगी या मेरी दोनों बहुओं के खाने की थाली भी लगाओगी? जी जी जी, जी माँ जी। कावेरी झटपट से खाने की थाली लगा देती है और झिझकते हुए कहती है, माँ जी हम तीनों आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बको। घर का काम काज निपटाने के बाद हम तीनों खाली बैठी रहती हैं, तो हम तीनों क्यों ना मेहंदी लगाने का काम शुरू करें? यह सुनकर रुचि और रूपाली ठहाके मारकर हंसती हुई उनका ठट्ठा उड़ाते हुए कहती हैं, तुम तीनों बहनें न चूल्हा चौका करते हुए ज्यादा जचती हो। ये मेहंदी लगाने का ख्याल ना अपने मन से निकाल दो। पता चले मेहंदी की आड़ में लोगों के हाथ पर जाने कौन सी लीपा पोती करती फिरो। कहते हैं ना, कभी कभी करीबियों से मिले ताने हर बार के हार के बाद जीते हुए उस ताज के जैसा ठहरता है जिसकी छाप और छवि हमेशा के लिए जमाने में छा जाती है। रुचि और रूपाली के मजाक को तीनों बहुओं ने शर्त के रूप में स्वीकार किया और बाजार से मेहंदी की बुक मोल लेकर कोशिश करने लगी। वह तीनों एक दूसरे की हथेलियों पर मेहंदी लगाती उनके हाथों का हुनर निखरने लगा कि बाद में गांव की औरतों को मेहंदी लगाने लगी और रंजना उनके घर आती है। अरे कावेरी, जरा मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, आज शादी में जाना है और बगैर मेहंदी के सोनी हथेलियां शादी में शोभती नहीं है। अरे क्यों नहीं रंजना भाभी, बैठिए। कृष्णा तुम एक काम करो, रजनी भाभी की दूसरी हथेली पर तुम मेहंदी लगा दो। ठीक है जीजी। रचना और कावेरी ने कुछ ही देर में रंजना के हथेलियों को मेहंदी से भर दिया, जिसे देखकर रचना की आंखें चमक उठी और वह बोल पड़ी, क्या बात है, तुमने तो मिनटों में मेरी दोनों हथेलियों की मेहंदी से भर दिया और कितनी बारीकी से मेहंदी के बेल बूटे लगाए हैं तुमने। कावेरी, मेरे बटुए में 100 रुपए होंगे, उसे अपने पास रख लो। रंजना को मेहंदी लगाकर गरीब बहुओं ने पहली कमाई पाई। रंजना ने उनके बेहतरीन मेहंदी लगाने की बड़ाई पूरे गांव भर में फैला दी। अब तीनों बहुओं की मेहंदी गांव की औरतों के आकर्षण का केंद्र बन गई और वह भी मेहंदी लगवाने उनके पास आ पहुंची। कावेरी, मानवी, रचना, देखो मैं कितने ग्राहक तुम्हारे पास बटोर ले आई, अब लगाती रहो मेहंदी। अरे मुझे भी भर भर हथेलियों की मेहंदी लगाना, काहे कि हमरे सजनवा को हमारी हथेलियां मेहंदी में सजी हुई बहुत पसंद है। अरे फिक्र मत करो रमिया बहन, आपकी हथेलियों पर ऐसी मेहंदी रचाऊंगी कि महीने तक रंगत बरकरार रहेगी। तीनों गरीब बहुएं अपनी मेहंदी के आकर्षण बेल बूटों के लिए सुर्खियों में छा जाती हैं। दूसरी तरफ रिचा और रूपाली की मेहंदी की कमाई घटती चली जाती है। रूपाली, ये मेहंदी का फंक्शन हम दोनों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुद्दतों बाद रॉयल फैमिली में मेहंदी लगाने का मौका जो मिला है। जैसे ही रिचा और रूपाली रॉयल मेहंदी फंक्शन में पहुंचती हैं तो अपनी तीनों गरीब देवरानी को देखकर गुस्से से तिलमिला उठती हैं। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मिस न्यासा, इस मेहंदी फंक्शन के लिए पहले ही आपने हम दोनों बहू को बुक किया था। आप जानती भी हैं ये तीनों प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर नहीं है,
ये अपने टुच्ची मेहंदी से आपके हाथ की जात बदल देंगी। हम दोनों बहू प्रॉपरली प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर हैं। मिसेस रूपाली गांगुली, शायद आप दोनों को अपने हाथों के हुनर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर कला अमीरी गरीबी देखकर इंसानों में नहीं उभरती, बल्कि जो कला की कदर करता है यह उसके कदम चूमती है। आप दोनों की मिलावटी मेहंदी की प्रॉपर लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ज्यादा कमाई करने की होड़ में तुम लालची औरत ने ब्राइडल्स को मिलावटी मेहंदी लगाया है। उनमें से एक मेरी कजिन थी। सच्चाई पकड़ी जाने पर दोनों बहुएं बेहद शर्मसार होती हैं, जिसके बाद कोई भी उनसे कभी मेहंदी नहीं लगवाता। उनके बदले अब हर एक जन तीनों गरीब बहुओं से मेहंदी लगवाया करता। जेठानी जी, जो बीत गया उसे सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। जो हुआ उसे बिसार कर नए सिरे से हमारे साथ मेहंदी लगाइए। हाँ जेठानी जी, इस बार हम पांचों बहू एक साथ मेहंदी लगाने का काम शुरू करते हैं। हमने हमेशा तुम तीनों को हिम्मत को तोड़ा, बावजूद इसके तुम हमारे इस बुरे सफर में हमारे साथ खड़ी हो। अब हम पूरी खराई से मेहंदी लगाएंगी, बिना किसी मिलावट के, और सबसे पहले अपने स्वभाव को तुम्हारे जैसा उभारने की कोशिश करेंगी। इस तरह तीनों गरीब बहुओं का बढ़ाया हुआ हाथ अमीर बहू को बदलाव का मौका देती है, जिसके बाद वह लोभ रहित स्वभाव से मेहंदी लगाने लगती हैं, क्योंकि मेहनत का कमाया 1 रुपया छल और झूठ की कमाई से बढ़कर है। इसलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा और कमजोर आंकने की भूल ना करें। हैंडपंप चुराने वाली चुड़ैल। एक चुड़ैल आधी रात में हैंडपंप को चुराकर अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो एक कैद हुए रवि नाम के आदमी को बाहर निकालकर कहती है, क्यों, तुझे प्यास से लग रही है ना? जा जाकर पानी पी ले हैंडपंप से। सच में मैं पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है। मुझे पानी चाहिए। ऐसा बोलकर वो लड़का हैंडपंप की ओर जाता है कि चुड़ैल उस हैंडपंप को गायब कर दूसरी जगह लगा देती है। रवि उस ओर जैसे जैसे कमजोर हालत में हैंडपंप की ओर बढ़ता है, चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप को गायब कर कहीं और लगा देती है। तभी वो कहता है, ये हैंडपंप यहाँ से कैसे गायब हो गया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से पानी पीने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पानी पीने दो, वरना प्यास के मारे मर जाऊंगा। 4 दिन से वैसे ही मैंने पानी नहीं पिया। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पानी पानी। तो तू मर जा, मुझे भी पानी के लिए ऐसे ही तरस आया था ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, पानी दे दो। अच्छा जा, जाकर पानी पी ले, वो रहा हैंडपंप। ये सुनते ही रवि लड़खड़ाते हुए उस हैंडपंप की ओर जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, मगर हैंडपंप से पानी नहीं आता और इतने में रवि प्यास के कारण मर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ये तो बस शुरुआत है, एक एक करके मैं सबसे अपना बदला लूंगी। सभी प्यासे मरेंगे, किसी का हैंडपंप उनके काम नहीं आएगा। आखिर चुड़ैल इस तरह से बेदर्द मौत क्यों दे रही थी? क्यों उसने एक आदमी को सिर्फ पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला? इस पूरी कहानी का सच क्या है? जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों में झांकना होगा। मंडा नामक गांव में सभी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते थे, जो पुरानी रीति रिवाज, छुआछूत, बिरादरी, रंग भेद, इस तरह की बातों को पकड़े बैठे थे। अरे सुनीता, 2 बाल्टी तो भर चुकी है, और कितना पानी भरेगी? अरे वो तो पीने के लिए भरा है, नहाने के लिए ना भरूं? बहुत हो गया, हम भी लाइन में खड़े हैं। इसके बाद और बर्तन मत लाइयो। सबको 2-2 बार पानी भरने का हक है, और तू 3 बार ले रही है। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी भर लो। अब ये मत बोलना कि पानी कौन उठाएगा। अच्छा भर ले, हम तो तुझे कुछ नहीं कह रहे। वैसे मुखिया जी ने हैंडपंप लगवाकर बढ़िया काम किया है। अब कुएं पर से पानी खींचना नहीं पड़ता, सारे हाथ रस्सी से लाल हो जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा, हैंडपंप को चलाने में मजा भी तो कितना आता है। अच्छा, इसका मतलब तू मजे लेने आती है, इसलिए 3 बार भरती है। उषा देवी, तुझे इस बात का कोई तुक नहीं मिल रहा तो क्या कुछ भी बोलेगी? चल जा, बाल्टी भर गई मेरी, अपनी लगा ले। गांव में पानी की समस्या थी। लोग कुएं से पानी लाते लाते थक जाते थे, तो मुखिया ने हाल ही में जगह जगह हैंडपंप लगवा दिए, जिससे गांव के लोगों को आसानी हो गई। सुबह के समय सभी लोग हैंडपंप पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। अरे भर गया, क्यों मिर्च के पकौड़े की तरह तीखा हो रहा है? तभी पीछे से एक आदमी कहता है,
इसलिए मेरे को औरतों की लाइन में पानी के लिए खड़ा होना पसंद नहीं है। अरे गप्पे ही लड़ाती रहोगी या पानी भर के चलोगी? मेरी बीवी पानी का इंतजार कर रही है। तभी सभी लोग हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। वहीं कुछ दूरी पर बाकी लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं। ऐसे ही एक दिन सविता अपने बीमार पति के साथ इस गांव में आती है, जहां रहने के लिए वो जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी बना लेती है और घास की सेज सजाकर अपने पति जग्गू को लिटाकर कहती है, आप यहीं ठहरिए, मैं आग जलाती हूँ, ठंड बहुत हो रही है। सविता, सविता, पानी चाहिए, प्यास लग रही है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं पानी का इंतजाम करती हूँ। अभी पास में ही मैंने कुआं देखा था। ऐसा बोलकर सविता अपना घड़ा लेकर उस कुएं के पास पहुंचती है और देखती है कि वो कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो एक नेक दिल बुढ़िया उसे पानी दे देती है। हफ्ते भर वो बुढ़िया उसको पानी देकर मदद करती है। उसी बीच जग्गू का इंतकाल हो जाता है, जिससे सविता बहुत परेशान रहती है। एक दिन उसे बहुत प्यास लगती है। वो उस बुढ़िया के पास जाती है तो वहां ताला लगा था। तभी वो उसी गांव में आगे बढ़ जाती है, जहां सारी औरतें हैंडपंप से पानी भर रही थी। चल चलकर जैसे तैसे आकर वो उनसे कहती है, बस और चला नहीं जाता। शुक्र है कि मुझे यहाँ पानी मिल गया। अब मैं यहाँ से पानी पी सकती हूँ। सुनिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। एरी, कौन है तू? यहाँ क्यों ठाड़ी है? पानी चाहिए। अरे पर तू कौन है? हम तुझे पानी क्यों दें? पता नहीं कौन से जात बिरादरी की है। हमने तो नीची जाति वाले लोगों को पानी नहीं पिलाते। और शक्ल तो तुम्हारी ऐसी ही लग रही है। प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, बहुत देर से पानी के लिए तड़प रही हूँ। कोई पानी वानी नहीं, चल निकल यहाँ से। अरे ये तो उस जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह रही थी। बता दो इसे, कोई जरूरत नहीं है पानी पिलाने की। रवि के कहने पर सारी औरतें उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। इतने में वो प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने उस हैंडपंप की वजह से मुझे प्यासा तड़पा कर मार डाला। अब मैं भी इन्हें प्यासा तड़पाऊंगी, सारे हैंडपंप चुरा लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव के सारे हैंडपंप चुरा लेती है और रवि को कैद करके अपनी गुफा में रख लेती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्यों तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? 4 दिन में तुझे पता लग जाएगा। 4 दिन बीत जाते हैं। वो प्यास से तड़प रहा था और कहता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। जा, वो रहा हैंडपंप, जाकर पानी पी ले। रवि ये सुनते ही लड़खड़ाकर हैंडपंप की ओर बढ़ता ही है कि एक बार चुड़ैल इस हैंडपंप को गायब कर देती है और वो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी तरह अगले दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। लोगों को हैंडपंप नहीं दिखाई देता और सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। हे भगवान, यहाँ से हैंडपंप कहाँ चला गया? अरे बहुत प्यास लग रही है। मोको भी प्यास लगी है, पता नहीं रातों रात हैंडपंप कौन निकाल ले गया। मेरा तो बहुत गला सूख रहा है। 10 घंटे बीत जाते हैं। सभी वहाँ पानी के लिए तड़प रहे थे और प्यास के मारे इधर उधर पड़े हुए थे। गांव में पास में कोई नदी नहीं थी जहाँ से वो पानी पी सके। सभी लोग पानी के लिए लाचार थे और लोगों को तड़पता हुआ देख चुड़ैल कहती है, अब तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी हो रही है दिल को। ऐसे ही तड़पाया था ना मुझे। मरो अब, प्यासे मरो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम अपनी गलती से मरोगे। पानी, कौन हो तुम? हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। भूल गए तुम? अरे मैं वही हूँ जिसे तुमने पानी नहीं पीने दिया और गांव से धक्के मारकर बाहर निकालकर फेंक दिया। कितना पानी मांगा पर तुमने तो वो वचन सुना ही नहीं कि प्यासे को पानी पिलाने और भूखे को अन्न खिलाने से कितना पुण्य मिलता है। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है। तभी वहाँ वही बुढ़िया आती है और गांव के लोगों को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर कहती है, अरे ये किसने किया? दादी पानी पिला दीजिए, मुझे भी आंटी पिला दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तो ये सब तुम कर रही हो? बुढ़िया माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत याद किया। तुम वही हो जो मुझसे हमेशा पानी ले जाती थी। हाँ बुढ़िया माँ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया।
जब आप नहीं थी तो मैं इस गांव में पानी पीने आई थी, पर इन्होंने मुझे प्यासा ही मार डाला। और अब तुम वही कर रही हो ना इनके साथ। अगर तुम भी इनकी तरह ही करोगी तो इनमें और तुम्हारे में क्या फर्क रह जाएगा। देखो, तुम्हारी सजा पूरा गांव भुगत रहा है और उनके बच्चे भी। बेहतर होगा तुम इन्हें माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। कब तक ऐसे भटकोगी? आपने ठीक कहा, इनमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए मैं इन्हें माफ करके वापस हैंडपंप लगाकर चली जाऊंगी यहाँ से। शुक्रिया बेटा, यहाँ तो लोगों ने परेशान किया है, पर वहाँ तुम खुश रहना। इस तरह चुड़ैल अपने जादू से सब जगह वापस हैंडपंप लगा देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। चुड़ैल का भूतिया हीटर। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है, उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता। जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बीवी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है, तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ। मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है। अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है। मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है। इतनी ठंड कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, लगा ले ठंड का बहाना, ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर ला कर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं।
ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी, लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा, अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी। सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोंटकर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा, इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है। क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल, तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है, अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।